पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में काफ़ी इंटरेस्टिंग इतलात आपके साथ शेयर करेंगे और ख़ास तौर पे जो हुकूमत इस वक्त इक़दामात ले रही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो कि इश्तिहारी डिक्लेयर हुए हैं उनको वतन वापस कैसे लाना है, उनके समधी इसहाक डार साहब जो कि इश्तिहारी और मफरूर हैं उनको वतन कैसे वापस लेके आना है, और पिछले 2 साल से जो इनकी जायदादें जब्त करके हुकूमत बैठी है और कानूनी कार्रवाई इश्तिहारी और मफरूर लोगों के खिलाफ फर्दर आगे नहीं चल रही, तो क्या ये भी किसी बैकडोर डील या अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है कि हुकूमत उसको अदालतों में परस्यू नहीं कर रही, हुकूमत के प्रोसिक्यूटर्स वहाँ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। तो ये मामलात इस हवाले से क्या हैं, इस हवाले से प्रोग्राम में लेकिन थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। और एक और बड़ा अहम सवाल, आज हम एक साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने कहा जी रोज़ आप बैठ के शहबाज शरीफ साहब के ख़ानदान के हवाले से बताते हैं कि ये टीटीज़ हो गई, ये 25 अरब जाली अकाउंट्स में बरामद हो गए, अब ये 25 अरब आए कहाँ से, वो भी एक अच्छा सवाल है। लेकिन उन्होंने सवाल किया कि जनाब ये जो शहबाज शरीफ ख़ानदान की जो चीज़ें निकलती आ रही हैं 2008 से लेके 2018 तक नवाज शरीफ साहब के हवाले से कोई चीज़ें हुकूमत को नहीं मिली हैं, या कि वो वाकई जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और अगर सिर्फ सारा कुछ ये शहबाज शरीफ खानदान कर रहा था तो क्या ये पैसे वगैरह लंदन भी भेज रहे थे या पार करके अपने बड़े भाई का हिस्सा किस तरह से दिया जाता था। तो एक इंतहाई अहम सवाल है इस हवाले से, और इसका वाकई कोई जवाब है कि नहीं है। तो ये ख़ानदान के मामला चल किस तरह से रहे थे आगे। पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा है, बजट एलोकेशन भी है, और चीफ पब्लिक सर्वेंट के हैसियत से, खादमे आला की हैसियत से जो एक ये धंधा चल रहा था, इसकी फर्दर डिटेल्स कैसी हैं कि बाकी खानदान के लोग इससे मुस्तफीद हो रहे थे या नहीं हो रहे थे। इस सवाल का जवाब अभी तक तहकीकात में तो नहीं आया, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में इस सवाल का भी जवाब मालूम करने की कोशिश करें। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का साथ साथ एक और आज बल्कि अहम जो स्टोरी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग पिटीशन दायर हुई, और उस पिटीशन के हवाले से ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब की जो ऑब्जर्वेशंस थी वो तो अहम है ही, लेकिन इसके जो पिटीशनर्स थे उसमें चंद सहाफ़ी भी थे। और जो आज की ऑब्जर्वेशन सामने आई और जो सवाल सामने आए, तो उसमें सवाल ये भी उठा कि जनाब ये रिलीफ चाह किसके लिए, एक मफरूर के लिए सहाफ़ी रिलीफ चाहेंगे, उस पिटीशन का हिस्सा बनेंगे। और फिर जब ये चीज़ें सामने आना शुरू हुई तो डॉन अखबार के साबिक एडिटर अब्बास नासिर साहब ने एक ट्वीट किया, क्योंकि चंद लोगों ने कहा जी हमने तो पिटीशन पढ़ी नहीं थी, हमें तो पता लगा था प्रेस फ्रीडम के हवाले से, और वहां जाके जब मुकदमा खुला तो पता लगा ये तो एक मफरूर नवाज शरीफ के लिए, साबिक वजीर आजम जो कि इस वक्त मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, उनके लिए रिलीफ मांगने सहाफ़ी चले गए थे। तो अब्बास नासिर साहब डॉन के साबिक एडिटर, उन्होंने ये बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की, और उन्होंने इस ट्वीट में कहा कि इंतहा कितनी शर्म की बात है मीडिया के चमकते सितारे एक ऐसी अदालती दरख्वास्त का हिस्सा बने जो उन्होंने पढ़ी भी नहीं। वाह, उम्मीद है कि उनकी सहाफत इससे बेहतर और बाखबर होगी। व्हाट अ शेम, लीडिंग लाइट्स ऑफ द मीडिया consented to being part of a petition they had not read. Wow, hope their journalism is better informed. तो डॉन के साबिक एडिटर इन सहाफ़ियों के बारे में ये कह रहे हैं, अब इन सहाफ़ियों को जो इस पिटीशन का हिस्सा बने, जिन्होंने अपने आप को डिसएसोसिएट बाद में करने की कोशिश की, इससे बेहतर शायद अब्बास नासिर साहब से बेहतर इनके बारे में कोई कमेंट नहीं किया जा सकता था। व्हाट अ शेम। लेकिन बहरहाल इसकी थोड़ी तफसीलात पे भी बात करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ नाज़रीन आज करेंगे आज की बड़ी खबर से, और जो कुछ आगे होने जा रहा है, खित्ते में हमारे साथ होने जा रहा है, उसमें बड़ी तेज़ी के साथ रीजनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, रीजनल अलायंसेस बदल रही हैं। और इस हवाले से आज वज़ीर आज़म ने जो अफगानिस्तान का एक अहम दौरा किया, उसमें अफगानिस्तान के साथ जहां पे ये बात की गई कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी किस तरह से बढ़ेगी, पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत किस तरह से बढ़ेगी, मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन भी इस हवाले से साथ था। वहां पे साथ साथ इस बात पे भी जोर दिया गया, अफगान और पाकिस्तान की साइड से दोनों साइडों ने इस पे इत्तेफाक किया कि यहाँ पे वायलेंस को कम कैसे किया जाएगा। और वायलेंस की जब बात आती है तो वहां पे इससे यकीनन मुराद लिया जाता है दहशतगर्दी को। और हमारी इतलात के मुताबिक आज की इस डेलीगेशन में, जहां मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन इसका हिस्सा थी, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब भी इस डेलीगेशन का हिस्सा थे, और जो मिनिस्ट्रियल लेवल टॉक्स हुई हैं, और दूसरी उसमें मेजर इनपुट ISI की तरफ से दिया गया, क्योंकि जो तालिबान के साथ एक पीस प्रोसेस शुरू करवाया था, वो भी ISI का एक मेजर किरदार था कि मरी से लेके दोहा तक, और अमेरिकन को भी ऑन बोर्ड लाना, बाकी सबको ऑन बोर्ड ला के अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए ISI ने इस हवाले से एक मेजर
किरदार अदा किया। अब आगे जो अफगानिस्तान का फ्यूचर रोड मैप बन रहा है उसमें अमन किस तरह से कायम करना है, जिस पर आज अफगान सदर अशरफ गनी ने भी जोर दिया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी, वो किस तरह से वायलेंस कम होगी, वो भी एसओपीज हुई। और उस हवाले से जो भारत का किरदार है वो भी पाकिस्तानी साइड ने अफगान हुकूमत के सामने रखा और DGISI की फैज हमीद की प्रेजेंस इस डेलीगेशन में इसी वजह से थी कि जो कुछ कार्रवाइयां अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके भारत पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है और अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जिस तरह से सरपरस्ती कर रहा है उससे अफगान हुकूमत को आगाह किया जाए। और इस हवाले से अब से चंद दिन पहले नाज़रीन एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने, और इस हवाले से बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया था कि जो इंडियन इंटेलिजेंस है उसका किरदार क्या है। और DGISPR ने इस हवाले से क्या कहा था, आइए देखते हैं। Indian intelligence agencies are managing 87 such terrorist camps. Out of these terrorist camps, 66 are located in Afghanistan, whereas 21 are located in India. Former Indian ambassador and an Indian army general visited Baloch militant training camp in Haji Gak area in Afghanistan. India paid $30 million to establish a camp in area of Sarhad Lawa, Kandahar for dissidents of Balochistan. जी नाज़रीन, इस तरह से कैंप्स अफगानिस्तान में इतनी तादाद में कैंप्स बाकायदा तौर पे भारत बना के वहां पे चला रहा है। इंडियन इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट है उसमें, इंडियन मिलिट्री की बाकायदा तौर पे इन्वॉल्वमेंट है। और ये सारी चीज़ें पता कैसे लगती हैं, इसमें पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और ISI का एक मेजर किरदार है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो थ्रेट्स डेवलप हो रही हैं उसे काउंटर भी करना। और ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पाकिस्तान ISI के अफसरान, मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसरान, IB के अफसरान, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अफसरान लोकली और इंटरनेशनली कोलैबोरेशन से नेटवर्क अनअर्थ करते हैं। और आजकल जब आप देखते हैं कि जनरल फैज का नाम ले लेके उन्हें निशाना बनाया जाता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नाम लेके उन्हें निशाना बनाया जाता है, तो उसकी एक वजह यह भी है कि जितने पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त अटैक्स आ रहे हैं, रीजनली अटैक्स आ रहे हैं और जो रीजनल सिचुएशन चेंज हो रही है, उस हवाले से बाकायदा तौर पर इन दोनों का इदराक है कि करना क्या है। और जनरल बाजवा ने अपनी फोरसाइट के तहत जब ये खबरें आना शुरू हुई कि अब अफगानिस्तान में ट्रांजिशन होनी है, जिसका आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी जिक्र किया, अशरफ गनी ने भी जिक्र किया, तो इसका इदराक करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने पाक अफगान बॉर्डर की फेंसिंग का बाकायदा तौर से प्रोजेक्ट शुरू किया। और एक इंतहाई मुश्किल काम था जो कि अब कंप्लीट होने जा रहा है। अभी पिछले हफ्ते ECC में बैठ के पाक ईरान बॉर्डर की फेंसिंग का जो प्रोजेक्ट है उस हवाले से भी फंडिंग अप्रूव हुई है। तो ये वो वाली चीजें हैं जिससे पाकिस्तान को महफूज बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस हवाले से इंडियन इंटेलिजेंस और इंडियन मिलिट्री अपनी कार्रवाइयां इस वक्त कर रही है और जो सिचुएशन बन रही है ISI वर्सेस में, हमें ISI की एक डोमिनेंस इस तरह से भी होती हुई नजर आ रही है जनरल फैज के दौर में कि इतनी ओपनली जब कोई इंटेलिजेंस एजेंसी चीजें बताना शुरू करती है तो इसका यह मतलब होता है कि ना सिर्फ हम आपका ये कवर ब्लो कर रहे हैं बल्कि जो आप इसके हवाले से अगले काम करेंगे, हमारी पेनिट्रेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है आपके सेटअप्स के अंदर कि आप जो भी अगली कार्रवाई कर रहे हैं हम वो भी पकड़ लेंगे। और मैं इसके बाद आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा जो कलभूषण से लिंक्ड है। अभी तो एक जिक्र आएगा जो DGISPR ने किया कर्नल राजेश का कि वो क्या कार्रवाइयां डाल रहा था, आइए देखते हैं। Indian intelligence officer named Colonel Rajesh, who is employed in the Indian embassy in Afghanistan, is the master planner, and the letter in Dari, which is being shown on the screen right now, it reads that he has already held 4 meetings with commanders of these terrorist organizations to synergize their efforts and execute terrorist activities in metropolitan cities of Pakistan, Karachi, Lahore, Peshawar. Indian embassies and consulates operating along Pakistan's borders have become hubs of terrorist sponsorship against Pakistan. ना सिर्फ ये जो भारतीय एम्बेसी है उसको भी इंडियन इंटेलिजेंस इस्तेमाल करिए। अभी तो एक नाम आपने सुना कर्नल राजेश, इंडियन एम्बेसी जहां पे जो इस्तेमाल हो रही है, रॉ किस तरह से इस्तेमाल करिए, इस हवाले से मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने क्या बताया था, आइए देखते हैं। RAW, while using Indian embassy in Afghanistan, held a number of meetings with TTP commanders. This letter, which is being shown on the screen, it is in Dari. It reflects that India paid $820,000 to TTP leadership through its collaborators. जी नाज़रीन, इतनी कैपेबिलिटी बढ़ गई है कि जो उनका फाइनेंशियल ट्रेल है उसको भी हमने पकड़ लिया। और कलभूषण यादव की गिरफ्तारी के बाद अब इंडिया को गालिबन ये देखना चाहिए कि आने वाले चंद दिनों में या चंद महीनों में कोई ऐसी खबर ना सामने आ जाए कि एक और सर्विंग इंडियन ऑफिशियल
पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया है। इंडियंस को मेरा ख्याल इस हवाले से देखना चाहिए, और अगर उनका कोई अफसर मिसिंग चला गया है तो उसको अकाउंट फॉर भी करने की कोशिश करें कि कहीं वो कलभूषण की तरह, और सीनियर रैंकिंग अफसर कहीं अगर मिसिंग हो गया है तो वो पाकिस्तान में या कहीं पकड़ा तो नहीं गया, और अगर पकड़ा गया है तो कहीं पाकिस्तान से इस हवाले से खबर ना आप तक पहुंचे। तो इतनी कार्रवाइयां जो आप डाल रहे हैं, इसकी जो डोमिनेंस है आईएसआई की, वो बार बार साबित कर रहे हैं, कलभूषण से लेके इन सारी चीज़ों को दिखा के, और आइंदा भी आपको सरप्राइजेस इस हवाले से, जैसे मेजर नासिफ गफूर ने कहा था, शायद मिलते रहेंगे। अब नाज़रीन बात करते हैं कुछ लोकल मामलात की। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब आप प्रोग्राम में शिरकत करने का। इससे पहले कि मैं दूसरी स्टोरीज की तरफ जाऊं, एक इतलात ये आ रही हैं कि क्योंकि रीजनल सिचुएशन भी चेंज हो रही है और वीज़ाज का जो एक प्रोसेस है यूएई के साथ, टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तान के नए टूरिस्ट वीज़ा शायद नहीं मिल रहे पाकिस्तान उन 12 ममालिक में, और आज इतलात आना शुरू हुई कि वर्क वीज़ा जो नए हैं वो भी शायद पाकिस्तानियों को ना दिए जाए। हमने दफ्तर खारजा से इस हवाले से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन ना कंफर्मेशन ना डिनाइल मिला। तो ये मामला जो है हुकूमत पाकिस्तान के नोटिस में है, और इससे क्या यूएई गवर्नमेंट के साथ कुछ इंगेजमेंट हो रही है, कुछ मालूमात हासिल करें? क्योंकि अगर कोरोना वायरस की वजह से है तो फिर भारत पे तो ऐसा बैन नहीं आया जहां पे पाकिस्तान से ज्यादा कोरोना के केसेस हैं, तो पाकिस्तान के हवाले से ये रिस्ट्रिक्शंस किस वजह से आ रही हैं? जी अर्शद जी, बिल्कुल आज ये खबर आई है और उस पर वजारत दाखिला ने बिल्कुल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री से भी कहा है कि इसके दरियाफ्त करें, बिकॉज अगर आप कोरोना की वजह से बात कर रहे हैं तो कोरोना में अभी भी हमारा नंबर जो है वो नीचे है खित्ते में दीगर ममालिक से, और स्पेशली भारत से। और इसके अलावा बहुत सारे यूरोपियन वेस्टर्न ममालिक हैं जहाँ पे कोरोना काफ़ी शिद्दत से फैला हुआ है। ये एविएशन की वजह से भी हो सकता है कंट्रोल्स, लेकिन एक तशवीश की बात ज़रूर है क्योंकि यूई में हमारा एक्सपर्ट कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, वर्क वीज़ाज़ में लोग जाते हैं, तो इस मामले को बिल्कुल उनके साथ टेकअप किया जा रहा है कि इसकी असल वजह क्या है और ये टेम्परेरी रिलीफ बैन है या इसके पीछे कुछ और चीज़। बिल्कुल, और इस हवाले से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, और इंडियंस को इस वक्त परेशानी है, और उन्होंने अपने कुछ ऑपरेशन यूएई से शिफ्ट इसीलिए किए थे, दुबई से शिफ्ट इसीलिए किए थे कि वहाँ पे आईएसआई वो समझते हैं कि बहुत बड़ा साया है आईएसआई का, पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इंडियन रॉ को अपने कुछ ऑपरेशन भी वहाँ से शिफ्ट करने पड़े थे, और इतने स्ट्रेटेजिक हमारे क्लोज ताल्लुकात हैं मुत्तहिदा अरब इमारात से। तो इस पे यकीनन आपने कहा है कि टेकअप करेंगे, तो उम्मीद है कि कुछ बेहतरी की खबर हमें पता लगेगी और जो कन्फ्यूजन है वो इस हवाले से क्लैरिफाई होगी। वैसे शहजाद अकबर साहब, आज जो पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई और ऑनरेबल जस्टिस साहब ने जो कमेंट्स इस पे दिए कि ये दरख्वास्त गुजार क्या चाहते हैं, रिलीफ किसके लिए मांग रहे हैं, जो और अवाम के लिए रिलीफ मांग रहे हैं, वकील सलमान राजा ने कहा। फिर उन्होंने मिसाल दी कि जी परवेज़ मुशर्रफ वाले केस में भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि मफरूर और इश्तिहारी जो है उसको रिलीफ नहीं दिया जा सकता, और पेमरा ऑर्डर जो था उसके खिलाफ मुतासरा जो शख्स है सिर्फ वही अपील फाइल कर सकते हैं, और अगर किसी ने कोई अपील दायर नहीं की तो इसका मतलब है कि कोई इस ऑर्डर से मुतासर नहीं है। तो एक मफरूर इश्तिहारी शख्स, उसको ये राइट्स के लिए लोग गए और उसमें चंद सहाफ़ी भी पहुंच गए। इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? अर्शद, मैं अगर इस मामले को चाहे उसको लीगल पैराए में देखूं या मैं उसको अखलाकी पैराए में देखूं, तो मुझे दोनों पैराओं में ये एक स्टंट से ज़्यादा नहीं लगता। एक बात तो जो आपने इंट्रो में बिल्कुल ठीक कह दी, बड़े सीजन सहाफ़ी हैं अब्बास नासिर साहब, जिन्होंने कह दिया कि इतने लोगों ने पटिशन के ऊपर दस्तखत किए ये पढ़े बगैर और अब वो इससे बैकआउट कर रहे हैं, तो वो भी एक सवालिया निशान ज़रूर है। एंड आई थिंक उन्होंने सब कुछ कुछ 2 ट्वीट्स के अंदर सारा कूजे में बंद कर दिया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि लीगली भी मैं ये समझता हूँ, इतने बड़े बड़े नाम थे इस केस के अंदर, लीगली भी जब एक मफरूर इश्तिहारी मुल्ज़म का स्टेटस आप जानते हैं कि उसकी अपील भी नहीं सुनी जा सकती, वो कोई रिलीफ ही नहीं ले सकता, और जब आप रिट पिटीशन में जाते हैं 199 आर्टिकल के तहत, उस वक़्त आप अपील कर, यू गो टू कोर्ट विद क्लीन हैंड्स, ये सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल है। तो इस लिहाज से एक मफरूर और इश्तिहारी के लिए रिलीफ लेने जाना जो है वो तो बिल्कुल एक हैरत की बात थी। और मेरा ख्याल है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा
राइटफुली उसमें ऑब्जेक्शन उठाया कि ये तो एडमिसिबल ही नहीं है, एडमिटेबल ही नहीं है, एडमिट ही नहीं हो सकती ये पिटीशन, और जिसके लिए आप रिलीफ मांग रहे हैं वो तो इस अदालत ही का एहतराम नहीं करता, क्योंकि इसी अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही इनके वारंट्स निकाले हैं, उनको बारहा नोटिस दे के बुलाया है और अब उनको इख्तियारी करार दे दिया है। तो उसके बाद इसी अदालत से जाके ये रिलीफ मांगना, मैं समझने से कासिर हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ भी, कि ये किस तरह से पिटीशन को ड्राफ्ट भी कैसे कर लिया गया। अगेन सलमान अकरम राजा साहब माशाल्लाह एक अच्छे वकील हैं, बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उनके पास गालिबन शरीफ खानदान का ही मुकदमा था, तो कुछ सोच समझ के ही वो लेके गए होंगे एक मफरूर और इश्तिहारी के हवाले से रिलीफ मांगने के लिए। आप कह रहे हैं कि ये ड्राफ्ट किस तरह से हुई, आप डाउट कर रहे हैं मोहतरम सलमान राजा साहब इतने सीनियर एडवोकेट? नहीं, बिल्कुल मैं डाउट नहीं कर रहा। राजा साहब बहुत सीनियर और बड़े लायक वकील हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा बेहतर समझते हैं, लेकिन बहुत माजरत के साथ मेरा ये ख्याल है कि इस पिटीशन के अंदर सियासत ज़्यादा थी और कानून थोड़ा सा कम था। तो वो जो सियासी पहलू था जिस लिहाज से गए थे, अच्छा वो दूसरा, वो सियासत में भी अगर आप एक पिटीशन में 20 लोगों का नाम लिख के ले जाते हैं और उसके बाद वो 20 में से काफ़ी सारे लोग बैकआउट भी कर जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बैकफायर कर गया है और शायद कुछ मिसकैलकुलेशन हो रही है। लीगल ग्राउंड्स के ऊपर तो इसकी कोई किसी किस्म की हमें नज़र नहीं आती, कोई नज़ीर नज़र नहीं आती कि जो रिलीफ वो मांगने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब रिलीफ की बात ही हो रही है तो मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए हुकूमती इकदामात इस हवाले से क्या हैं, और कोई उम्मीद रखी जाए कि आपके इकदामात इस हवाले से कामयाब हो सकते हैं? और एक उनका जो यकीनन बरतानिया गए हैं तो वीज़े पे ही गए होंगे, कि वीज़ा इनडेफिनिट स्टे का उनको वीज़ा मिला हुआ है, क्या मामला आते हैं, क्या इतलाते हैं हुकूमत के पास? नहीं अर्शद, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये इनडेफिनेट वीज़ा है। नवाज शरीफ साहब के पास मल्टीपल 10 ईयर्स का वीज़ा था जिसके ऊपर ये मुल्क से बाहर गए थे, और उस वक़्त जब इनको लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज़त दी बाहर जाने की, क्योंकि काबीना में जो फ़ैसला हुआ उसमें ज़र ज़मानत के तौर पे जो अमाउंट एलज थी और जिसके ऊपर इनको कन्विक्शन हुई थी अदालत में, वो एज अ बॉन्ड रखने की बात की गई थी। लेकिन उस फैसले को, काबीना के फैसले को ओवरटर्न कर दिया ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने और इनको एक अंडरटेकिंग के ऊपर जाने की इजाज़त दी। जब ये बरतानिया गए उस वीज़ा के ऊपर, तो हमने उस वक़्त बरतानवी हुकूमत को ये मतला किया कि ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनकी बेल की और इनकी बरतानिया जाने की, जिसमें 6 हफ्तों के अंदर इनकी वापसी थी। उसके बाद जब इनकी बेल रिजेक्ट हो गई, बेल रिजेक्ट होने के बाद दूसरी दफ़ा जब चिट्ठी लिखी गई वजारत दाखिला की तरफ से बरतानवी हुकूमत को, तो उनको बता दिया गया कि इस वक्त इनका स्टेटस जो है वो एक मफरूर मुजरिम का है, इसलिए इनको वापस भेज दिया जाए। तीसरी हमने उनको चिट्ठी लिखी रिसेंटली जिसमें होम सेक्रेटरी को डायरेक्टली एड्रेस किया और वो मैंने ही दस्तखत की चिट्ठी, जिसके ऊपर उनसे ये कहा गया कि ये चूँकि एक मुजरिम है, सज़ा याफ्ता हैं, अदालत इनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इश्तिहारी मुजरिम करार दे चुकी है, लिहाजा इनके पास कोई राइट नहीं है बरतानिया में विज़िट वीज़ा के ऊपर रहने का, और आपके अपने कानून के मुताबिक भी इनके पास कोई राइट नहीं है, लिहाजा आप इन्हें पाकिस्तान वापस भिजवा दीजिए। उसमें दूसरी चीज़ जो हमने अर्ज़ की, उसका कोई रिप्लाई आया आपको बरतानवी हुकूमत की तरफ से? कोई जवाब? जी, वो बिल्कुल उन्होंने कहा कि हम आपकी, जी उन्होंने बिल्कुल कहा कि हम इसको रिव्यू कर रहे हैं उनके लीगल स्टेटस को और उनके जो बरतानिया में स्टेटस है उसके ऊपर। लेकिन मैं इसमें अर्ज़ करता चलूँ अर्शद, जो आपने बात की कि इनके पास इंडेफिनिट नहीं है, आप जब विजिट वीज़ा पे होते हैं तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टे जो है वो 6 मंथ्स होती है। जो इनकी मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टे जब 6 माह की हुई तो कोविड की वजह से बरतानिया में एक जनरल एमनेस्टी दी गई तमाम वीज़ा होल्डर्स को कि उनको 6 माह की एक्सटेंशन मिल गई। उसी 6 माह की एक्सटेंशन में नवाज शरीफ साहब को फर्दर एक्सटेंशन मिल गई और उनको मुल्क से बाहर नहीं जाना पड़ा। हमने जो कैलकुलेशन की है अरशद, उसके मुताबिक अभी इस माह के आखिर में उनके वो दूसरे 6 माह भी पूरे हो रहे हैं। अब इनका वो जो स्टेटस है, यहाँ पे नवाज शरीफ के पास 2-3 ऑप्शन हैं और मैं समझता हूँ बरतानवी हुकूमत के पास भी, क्योंकि हमारी रिटर्न रिक्वेस्ट उनके पास जा चुकी है जिसमें हम कह रहे हैं कि इनका वीज़ा ख़त्म करके इनको वापस भेजा जाए। बरतानवी हुकूमत इसके ऊपर बिल्कुल अमल कर सकती है। नवाज शरीफ साहब अपनी हेल्थ की ग्राउंड ले सकते हैं, लेकिन हेल्थ की ग्राउंड लेने के लिए उनको कुछ पहले साबित करना पड़ेगा कि वो किस बीमारी के इलाज के लिए आए थे, अभी तक इस बीमारी का क्या इलाज करवाया है और क्या ये बीमारी का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। ये 3 चीज़ें मेरे ख्याल में उनके कानून के मुताबिक उनको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी।
और तीसरी ऑप्शन जो नवाज शरीफ साहब के पास है वो असाइलम भी ले सकते हैं, जैसे पहले अल्ताफ हुसैन ने ले लिया था। तो इसके अंदर ही रह के मेरे ख्याल में कुछ फैसला होना है। इसके अलावा आप समझते हैं कोई और ऑप्शन नहीं है? वहां से हो सकता है अगर एक्सपायर कर जाए उनका वीजा और बरतानवी हुकूमत को आप परसू करें तो किसी और मुल्क में नहीं जा सकते? पहले वो सऊदी अरब चले गए थे, वहां भी अभी भी उनके कोई बिजनेस इंटरेस्ट है सऊदी अरब, वहां नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। बेटे की कंपनी इकामा दे के वहां ले जा सकती है उनको? जी बिल्कुल ले जा सकती है, जिस मुल्क में जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन जहां भी जाएंगे हमने तो उनको परसू करना है क्योंकि हमें अदालत का हुक्म है कि उनको वापस। लेकिन वो ट्रैवल कैसे करेंगे? आपने पासपोर्ट कैंसिल नहीं किया मिनिस्टर साहब अभी तक? देखिए उनके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी मुझे चेक करना पड़ेगा कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स उनके कैंसिल हुए हैं नहीं हुए, लेकिन इस वक्त ये देखना पड़ेगा अगर हम ट्रैवल डॉक्यूमेंट कैंसिल करते हैं तो फिर वो पाकिस्तान भी कैसे लाए जा सकते हैं। अच्छा, क्यों मैं आपसे ये इसलिए जान रहा हूं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि जो इश्तिहारी और मफरूर होता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें इश्तिहारी और मफरूर का है कि उनके तो तमाम राइट्स खत्म हो जाते हैं, इवन शहरियत तक, और पासपोर्ट आपके एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है तो वो अभी तक कैंसिल नहीं हुआ इस हवाले से। तो इसलिए मैं पूछा था क्योंकि इसहाक डार साहब के हवाले से वो भी इश्तिहारी और मफरूर हुए, उनके तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैंसिल हो गए थे गालिबन। जी लेकिन अब इस यहाँ पे फिर ये सवाल पैदा होता है कि इसहाक डार साहब इस वक्त बरतानिया किस स्टेटस के तहत रह रहे हैं, क्योंकि उनको तो साल से जायद हो चुका है बरतानिया में। तो इसका तो वाज़े मतलब ये है कि वो वहाँ पे असाइलम हासिल कर चुके हैं और इस वक्त वो असाइलम सीकर हैं या अप्लाई कर दिया है। आपको याद होगा मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ था, ये क्रॉयडन में होम ऑफिस का दफ्तर है जहाँ पे आप असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं, उसके दफ्तर के बाहर भी ये पाए गए थे। तो नवाज शरीफ भी उसी डायरेक्शन में जाते नज़र आ रहे हैं। मेरा अपनी ज़ाती ख्याल ये है कि शायद वो बरतानिया ना छोड़ें। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे एक वफ़ा लेते हैं और वफ़े के आपको कुछ इंटरेस्टिंग ईमेल्स दिखाएंगे, और ये ईमेल्स आपको कैसे बताती हैं कि कितने पाउंड लंदन भेज दो, दुबई में शॉपिंग करनी है तो इतने हज़ार दिरहम दुबई में भेज दो, वो पैसे जाते कैसे थे। और दूसरा सवाल हम यकीनन बैरिस्टर साहब से पूछेंगे कि ये 25 अरब, एक तो 7 अरब का टीटी स्कैंडल है, जो 25 अरब FIA ने अनर्थ किए हैं अभी, तो ये तो सारे शहबाज शरीफ ख़ानदान के, तो जो बड़े भाई का ख़ानदान है उसके साथ भी कुछ ये लूट और प्लंडर की मनी जो है लेजिट ये शेयर होती थी या नहीं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जो और इस केस की इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वादा माफ गवाहन कौन है, और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, बतौर मुशीर दाखिला आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप हाथ धो के, और वज़ीर आज़म ने कहा कि जी एक सिर्फ शहबाज शरीफ वाला केस है जो आपकी हुकूमत ने निकाले, और यकीनन ये क्रेडिट आपको FIA को और प्राइम मिनिस्टर साहब आप ही को ये क्रेडिट देते हैं। आप हाथ धो के बेचारे शहबाज शरीफ साहब चीफ पब्लिक सर्वेंट खादमे आला के पीछे पड़े हुए हैं, जो मफरूर और इश्तिहारी होकर लंदन बैठे हुए हैं। मसलन साबिक वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में कहा था कि इनको वापस लेके आए। जो इनको इश्तिहारी और मफरूर की कार्रवाई है उसमें भी सारे 2 साल हो गए। एसेट्स आपने इनके बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए, प्रॉपर्टीज आपने सीज कर दी। तो अगला जो एक मरहला होता है, एक तो वापस लाने वाला, वो प्रोग्रेस उस पर किस वजह से नहीं हो रहा। अजाइलम लेके बैठ गए तो इश्तिहारी और मफरूर हम उनको छोड़ देंगे और वापस ही ला सकेंगे, और जो प्रॉपर्टीज है वो अभी तक डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं हो सकी 2 साल में, और हमारे जो प्रोसिक्यूटर्स हैं जो अदालतों में स्टे हैं उन्हें क्यों नहीं वकेट कराने में अब तक नाकाम क्यों हैं? जी अरशद, इसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो इसहाक डार को वापस लाने की और उनके केसेस की बात है तो 2 चीज़ें हैं। एक तो इन एब्सेंशिया पाकिस्तान में ट्रायल नहीं हो सकता और ट्रायल आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरा, उनके केसेस के अंदर बहुत सारा एविडेंस ये तो आपने बहुत अच्छा फार्मूला बताया बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब के, पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ डालो हुकूमत में होके, उसके बाद आप बाहर भाग जाएं और इश्तिहारी मफरूर हो जाएं, और जब आपकी दोबारा हुकूमत आए तो आके अपने केसेस सेटल कर लें। तो ये फार्मूला नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल, इस फार्मूले के साथ अरशद ये चीज़ भी ऐड कर दीजिए, माजी में ना सिर्फ ये किया गया बल्कि जो डिफेंस काउंसिल्स होते हैं और बहुत बड़ी भारी तादाद में होते हैं वो लोग, और माजी के केसेस भी आपने देखा है जब SGS कोटेकना के केसेस होते थे उनको डिले का शिकार किया जाए। अगर आप मुल्क के अंदर हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ जो कानूनी पहलू निकाल के उसके अंदर दरख्वास्त बाजी करके, और ये बिल्कुल ट्रायल के अंदर एक स्ट्रेटजी होती है डिफेंस की कि मुकदमे को तवालत दी जाए।
किसी भी तरीक। और दूसरी ये होती है कि अगर मुलज़म किसी तरीके से पाकिस्तान से बाहर चला जाए तो आप उसको मैक्सिमम इश्तिहारी डिक्लेयर कर लेते हैं। अब देखिए अरशद, बात यह है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, अभी इसाक डार साहब की, इनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया, इनकी प्रॉपर्टी सारी सील करके दी, फ्रीज हो गई। उसके बाद फिर दरख्वास्त दर दरख्वास्त हम 12 अदालतों में इनकी दरख्वास्तें रिजेक्ट करवा चुके हैं। अब सबसे आखिर में इन्होंने ये चालाकी की थी कि अपनी बेगम साहिबा से एक दरख्वास्त दिलवा दी कि जी जो अब इनका लाहौर का एक घर है, जो आपको याद होगा कि उसको जो पनाहगाह के तौर पे भी डिक्लेयर कर दिया गया कि जब तक बेचा नहीं जाता वहाँ पे लोग पनाहगाह के तौर पे इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि अब वो पंजाब हुकूमत की मलकियत बन चुका है। तो उसके ऊपर पहले कोशिश की गई एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से स्टे लेने की। जब वो खारिज करवाया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जब वो खारिज करवाया तो अब लाहौर हाई कोर्ट से। लेकिन बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, आज भी जो प्रोसीडिंग्स हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जो मुतअद्दिद फैसले भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के, इश्तिहारी और मफरूर के तो लीगल राइट्स ही कोई नहीं होते, तो फिर इन्हें स्टे कैसे मिल जाता है? आपकी प्रोसिक्यूशन टीम जो है हुकूमत थोड़ी सी चलाकी जी नहीं, थोड़ी सी इसमें चलाकी अरशद ये होती है कि मिसाल के तौर पे इनकी अहलिया ने एप्लीकेशन दी थी इसाक डार साहब की कि ये मुझे वो फरते जज्बात में ज़ुबानी गिफ्ट कर चुके थे। अब एक फ्लिमजी सा ग्राउंड था, वो पहले एक कोर्ट से रिजेक्ट हुआ, फिर दूसरे से हुआ, फिर वो तीसरे कोर्ट में चले गए। तो उस ग्राउंड के ऊपर इसाक डार नहीं है, उनकी अहलिया जा रही हैं कि ये मकान जो है मेरे वो शोहर की तरफ से गिफ्ट हो चुका है, लेकिन ट्रांसफ़र मेरे नाम नहीं हुआ। तो उसकी वजह से वो कोई ग्राउंड बना लेते हैं, तो खुद तो उनके पास कोई राइट नहीं है क्योंकि वो मफरूर है। राइट। अच्छा बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, जब हम ये शहबाज शरीफ साहब के मामला देखते हैं, एक 7 अरब का टीटी वाला केस अलग है, 25 अरब का ये वाला केस अलग आ गया, यानी कि 32 अरब के ये मामला तकरीबन शरीफ खानदान के दोनों सेपरेट अमाउंट से। एक तो ये क्लैरिफाई कर दें कि ये टोटल अमाउंट, दोनों केसेस टोटली सेपरेट है। 7 अरब की टीटियां अलग हैं, 25 अरब का जो केस FIA ने पकड़ा है वो टोटली अलग है जाली अकाउंट्स का। और अगर ये शहबाज शरीफ खानदान ये सारे गुल खिला रहा था, तो जो बड़े भाई का खानदान है इसमें से उनको भी कुछ हिस्सा मिलता था, या वो बिल्कुल मासूम है, नीट और क्लीन है और उन तक इसमें से कुछ पैसा नहीं जा रहा था, जो कि FIA ने अपनी FIR में भी लिखा है कि इसमें रिश्वत का पैसा भी है, कमीशन किकबैक का पैसा भी है। तो बड़े भाई को तो इन सालों में कुछ नहीं मिला। अरशद देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो बिल्कुल आपने कहा, इसकी वजाहत बड़ी ज़रूरी है कि जो इस वक्त शहबाज शरीफ के ख़ानदान के ऊपर TT वाला मामला है वो 7.5 सवा 7 अरब रुपए का एक अलग केस है, और FIA की जो मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन है और FIR दी जा चुकी है 25 अरब रुपए की, वो अलग केस है। तो ये कुल मिला के दोनों को 33 अरब के करीब बन जाते हैं। और ये अभी तक सिर्फ वो केस है जो आपने समझिए कि तहकीकाती इदारों ने अनर्थ किया है। अभी भी बहुत सारे केसेस इंक्वायरी स्टेज के ऊपर पाइपलाइन में हैं, मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, अभी तक इनकी STRs भी जनरेट हो रही हैं। तो उसमें भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो नन्हे के कारनामे कौम के सामने आते रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं था कि जब छोटे मियाँ ये गुल खिला रहे थे तो बड़े मियाँ वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे या वो बहुत शरीफ थे। वो बड़े मियाँ खुद भी सुबहान अल्लाह थे। आपको मैं याद कराता चलूँ, इनके दौरे हुकूमत में ही जिस केस में ये सज़ा पा चुके हैं हिल मेटल का, उसी में बड़े मियाँ को भी टीटियाँ जो आती थी वो 1 अरब रुपए से ज़ायद टीटियाँ आई, और फिर उन्होंने आगे से अपनी जो साहबजादी हैं उनको तफवीज़ की, और उन्होंने फिर अपने चचा से साजबाज करके रायविंड के एरिया में पहले उसको ग्रीन डिक्लेयर किया। पहले तो चोरी के पैसे से वो ज़मीन खरीदी, तो और इसी केस में नैब ने शायद बुलाया भी था मरियम नवाज साहिबा को, जिसमें फिर उन्होंने जाके पत्थर मारे और नैब उसके बाद डर के दोबारा नहीं बुला सका। जी बिल्कुल, ये वही केस है जिसमें इनको बुलाया गया था, और ये एक पूरा जत्था लेके 500 लोगों का नैब के ऊपर हमला आवर हुई। पुलिस वालों को और नैब वालों को भी पत्थर मारे, पथराव किए, और अब ये शिकायत करते फिर रहे हैं कि जी हमारे को पथराव का मुकदमा क्यों किया गया है। तो बिल्कुल इस केस में बुलाया था। नैब को अगर ज़रूरत होगी तो उनको दोबारा बुला सकती है, और मैं समझता हूँ उनको इनकी इस किस्म की गिदड़ बख्तियों में नहीं आना चाहिए। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब की करप्शन यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, ना ही वो पनामा के पेपर्स में ख़त्म होती है। अभी जो चौधरी शुगर मिल का केस है उसके अंदर भी मरकज़ी किरदार तो नवाज शरीफ की ख़ानदान का है, क्योंकि उसमें मरियम जो साहिबा हैं वो मेन उसकी बेनिफिशरी है, कि जो फॉरेनर्स के नाम के ऊपर इसके अंदर पैसा घुमा के और उनके नाम शेयर्स चढ़ा के और फिर विदाउट कंसिडरेशन वो शेयर्स नवाज शरीफ और मरियम को ट्रांसफ़र होते हैं। तो उसकी तहकीकात जारी हैं, क्योंकि
जो केस वो है जो हमें नज़र आ रहा है कि वो तो सीधा सीधा व्हीकल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, क्योंकि पैसे का बाहर और अंदर की जो तरसील है विदाउट एनी कंसिडरेशन वो उसके अंदर साफ है। और अभी उसमें जो तहकीकात में आने वाले दिनों में और भी पता चलेगा कि वो जो आपको याद होगा कि शेड्रन जर्सी के ज़माने से किस तरह से वो एक कंपनी ऑफशोर बना के कर्ज लेना दिखाया गया, फिर उस वक्त स्टेट बैंक से क्या मराहत हासिल की गई। तो ये तो 91-92 से किस्सा शुरू होता है जो आज तक जारी था 2018 तक। और शेड्रन जर्सी में भी इसहाक डार साहब का कोई किरदार था, कोई दस्तखत उनके मिले या डॉक्यूमेंट्स में कोई ट्रेस मिला है? जी, डार साहब तो हमेशा से ये खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। ना सिर्फ उनका किरदार शेड्रन जर्सी में नज़र आता है बल्कि उनका किरदार आपको याद होगा काजी फैमिली का। तो काजी फैमिली के उन्हीं अकाउंट्स के एवज जो आपको हुदैबिया पेपर मिल में नज़र भी आते हैं, कुछ उसका जो फ़ायदा है वो इधर चौधरी शुगर मिल में भी ट्रांसलेट होता है। तो ऑल्दो एक केस में इनको जिस तरह से भी, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, रिलीफ तो मिल गई टाइम बार होने से, जो भी उसमें अपील का टाइम था वो नहीं कर सके, लेकिन उस एविडेंस का इस केस पे भी असर है क्योंकि वो चौधरी शुगर मिल में भी उस ट्रांजैक्शन से कुछ फ़ायदे इस तरफ बचाए गए थे। तो वो भी अब सब्जेक्ट मैटर हैं इस केस का, चौधरी शुगर मिल का। अच्छा, चलिए मैं एक और सवाल कर लूँ इस हवाले से, क्योंकि पिछले दिनों कुछ इंटरव्यूज़ दिए थे मरियम बीबी ने, और उसमें एक इंटरव्यू में ये पता लगा, पहले सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ये गिला करते थे कि बाथरूम में भी आपने नैब ने कैमरे लगवाए हुए, और मरियम नवाज साहिबा ने भी कुछ इसी तरह का जिक्र किया कि वॉशरूम बाथरूम में कैमरे लगे हुए थे। क्या ये बात सही है? और इल्ज़ाम ये था कि बैरिस्टर शहजाद अकबर के कहने पर लगाए गए हैं। शहबाज शरीफ साहब, नून लीग भी आपको मोर्द इल्ज़ाम ठहराती है कि इस बात में कितनी हकीकत है? और एक क्या मोबाइल भी बरामद हुआ था? क्योंकि साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन तो प्रोग्राम में जिक्र करते रहे एक मोबाइल का कि वो मोबाइल बरामद हुआ था। आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि कोई मोबाइल बरामद हुआ था और वो मोबाइल अब किसके पास है? देखिए अरशद, कुछ चीज़ों को आगे के लिए छोड़ देता हूँ। मोबाइल अगर बरामद हुआ या नहीं हुआ और उसके अंदर से क्या मिला, ये हम किसी और वक्त के लिए रख देते हैं, क्योंकि बीबी भी अक्सर इस किस्म का एक इंट्रो दे देती हैं कि जी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं तो हम दिखाएंगे। तो हो सकता है ऐसा कोई मोबाइल हो और उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हों इनकी। लेकिन ये जो कैमरों की बात है ये इतनी मुज़ायका खेज़ है कि मैं इस पे हैरान होता हूँ कि मुझे ये भी सुनने में मिला कि एक दिन कोई चूहा आ गया इनके सेल में शहबाज शरीफ साहब के, तो उनको ये भी लगा कि वो चूहा मैंने भेजा है। तो इस किस्म की बातें, और जी कि नलों के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, अब नल के अंदर कैमरा लेके उन्होंने क्या लोटे की वीडियो बनानी है? ये बिल्कुल इस वक्त अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। इस वक्त भी आप देखिए कि कौम को अभी भी वो कंफ्यूज करने के लिए इस वक्त जब भी ये टीटी वाले केस में अदालत में पेश होते हैं, आज तक अरशद 51 पैरास पे मबनी आपके ऊपर चार्जशीट लगी है। एक भी चार्जशीट के एक भी पैरे का एक जवाब स्पेसिफिक नहीं आया शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, जो अपने आप को खादमे आला कहते थे। अभी तक क्या पता चला है पूरी कौम को कि जी मुझे बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता है, मेरे यहाँ सहूलत नहीं है, मुझे कुर्सी ठीक नहीं दी गई है, मुझे खाना ठीक नहीं दिया जाता है, मेरी कमर में दर्द है, मेरी टूटी के अंदर कैमरा लगा हुआ है। हर तरह की दुनिया की हर बात, हर बहाना ये शख्स बना रहा है, लेकिन ख़ुद को खादमे आला वाला कहने वाला शख्स आज तक इस चीज़ का जवाब नहीं दे सका कि वो जो सारी ट्रांजैक्शंस, वो जो सारी टीटियाँ और इसके दफ्तर में बैठ के इसी के तफवीज़ करदा, इसी के तरफ से लगाए गए 2 पॉलिटिकल डायरेक्टर्स, वो कौन सा काम वहाँ कर रहे थे, वो कैसी मनी लॉन्ड्रिंग थी, वो कौन से किकबैक्स एंड कमीशन के पैसे ले रहे थे। ये 25 अरब रुपया जो फेक अकाउंट्स में निकला है, मुख्तलिफ मुलाजमीन के नाम पे निकला है। गुलजार अहमद साहब जिनका इंतकाल हो गया, उनके अकाउंट में मिलियंस की ट्रांजेक्शन निकली है, जो उनकी फैमिली को पता ही नहीं। गन्ने का काश्तकार बेचारा गरीब, उसके अकाउंट से निकला है। तो ये 25 अरब रुपया इकट्ठा कैसे हुआ? और जो शरीफ बैंकिंग सिस्टम, पैरेलल बैंकिंग सिस्टम था, ये चल किस तरह से रहा था? कैश ट्रांजैक्शंस के बंदा चेक लेके आए, कैश बैंक मैनेजर्स देते थे, ये थोड़ा समझाएंगे? क्योंकि हम जैसे आम लोगों को तो ये सर के ऊपर से गुजर जाती है कि मोडस ऑपरेंडी इसको समझना तो दूर। एक तो बंदा जिसने कंसीव किया होगा वो कितना बड़ा जीनियस होगा इस हवाले से, और हम जैसे सादा लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा। तो कोई रोशनी डालेंगे इस पे? शायद हमें कैसे समझ आ सकता था? हम ये गवर्नमेंट कॉलेज और कायदे यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लिखे लोग हैं, इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड से पढ़ के यही तालीम हासिल करके आते हैं कि बाप का काला धन उसको सफ़ेद कैसे करना है।
पूरा एक पैरेलल बैंकिंग का निज़ाम बनाया हुआ था। जो मैं इसके अंदर केसेस के अंदर गवाहियाँ देख रहा हूँ, जो मैं स्टेटमेंट्स, जो मैं इसके अंदर मुख्तलिफ एविडेंस देख रहा हूँ, बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड किस्म का निज़ाम था करप्शन का, किकबैक्स का। बाकायदा तौर पे सीएम सेक्रेटेरिएट के अंदर सीएम का जो घर डिक्लेयर हुआ था उसके यहाँ लोगों से मुलाकात की जाती थी, तैनातियों के लिए पैसे लिए जाते थे, बिजनेसमैन से पैसे लिए जाते थे, पार्टी के लोगों से पैसे लिए जाते थे उनको कुछ भी ओहदा देने के लिए या कोई मुराद देने के लिए। और इसके अलावा बड़े बड़े बिजनेसेस के अंदर बेनिफिट्स देने के लिए पैसा वसूल होता था, वो चाहे कैश की सूरत में होता था। अगर कोई बिजनेसमैन अपने टैक्स बेनिफिट के लिए इनको पैसा चेक की सूरत में देता था तो उस चेक को बैंक में, उस बैंक अकाउंट में जमा कराया जाता था जो कि किसी आम आदमी के नाम पे खुला होता था, जिसको खुद मालूम नहीं होता था। और उसकी तमाम जो कंट्रोल है वो इन्हीं के मैनेजर्स के पास होता था। अब ये सारी चीज़ें हैं और फिर यहाँ से पैसा निकाल के ऐसे एविडेंस भी हैं जो टीटी केस के अंदर स्पेशली जो अप्रूवर्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स के अंदर मौजूद हैं कि वो कैश यहाँ से मनी चेंजर्स को भिजवाई जाती थी और वो फिर मनी चेंजर्स जो वहाँ से टीटियाँ लगवाते थे इनके अकाउंट्स में फेक आइडेंटिफिकेशंस के ऊपर, और वो आके सीधी इनके अकाउंट्स में गिरती थी। और वही जो पुराना कानून है 92 वाला इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट, जिसके तहत एफपीआर का टैक्स का नो क्वेश्चन आस्क्ड है और वो तस्वर किया जाता है कि बाहर से आने वाला पैसा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने एविडेंसेस की बात की, चंद ईमेल्स भी मेरे ख्याल से इस तहकीकात में सामने आई हैं और इसमें एक वकार ट्रेडिंग के हवाले से गालिबन ईमेल है जो अदील राय साहब अगर फुल स्क्रीन पे हमें दिखा सकें नाजरीन को, तो ये वकार ट्रेडिंग की जो है इसमें 1 लाख US डॉलर के हवाले से सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर बैंक के वो गाइड कर रहे हैं तौकीर सरवर डार को कि ये अंडरटेकिंग किस तरह से देनी है, और ड्राफ्ट बना के बाकायदा बैंक वाले बता रहे हैं कि जनाब ये टीटीज को हमने लेजिटिमाइज कैसे करना है। ये सिलसिला चल रहा था इस ईमेल का जो कि इस वक्त मुख्तलिफ तहकीकात FIA के पास आई हैं चीज़ें। जी बिल्कुल, मैं इस पर्टिकुलर ईमेल को तो नहीं जानता, लेकिन जो चीज़ें सामने नज़र आती हैं अगर आप इनके उस केस का अहाता भी करें जिसको कोर्ट में फाइल हो चुका है, तो तरीका वारदात यही था कि बैंक के अफसरान के भी साथ शामिल हुए बगैर ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो सारी गाइडेंस इनको वहीं से होती थी। एक बैंक है उसकी ब्रांच थी बदामी बाग में, मैक्सिमम इनके देखिए एक बंदा है वो रह रहा है जाती उमरा में या मॉडल टाउन में, उसने बदामी बाग में अपना अकाउंट खोला हुआ है। तो वो तहकीकाती इदारों के लोगों ने जब वो देखा तो उसके अंदर से नज़र आ गया कि एक ही शख्स इनके तमाम ट्रांजैक्शंस को कर रहा है, वही इनको ईमेल्स कर रहा है। तो इसमें इस पूरे काम में मनी चेंजर बरतानिया में अभी एक अप्रूवर है इस केस के अंदर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, जो कि बरतानिया में ये काम करता था मनी एक्सचेंज का। उसको यहाँ से इंस्ट्रक्शंस जाती थी कि अब आप इतने पैसों की तोड़ के बिल्कुल ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस किस तरह से जाती थी। बड़े से शहजाद साहब एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद इस हवाले से नाज़रीन कुछ ईमेल्स हैं, वो ईमेल्स किसकी हैं? सुलेमान शहबाज साहब के कुछ पाउंड आगे पीछे हो गए, कोई दिरहम आगे पीछे हो गए, ये क्या मामला है? एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, टाइम बिल्कुल 30 सेकंड है मेरे पास। क्या ऐसा एविडेंस सामने आया है ईमेल्स के जरिए जिसमें पता लग रहा हो कि ताहिर नकवी जो कि मफरूर है सुलेमान शहबाज के साथ राब्ते में था और पैसों की जो ट्रांजेक्शन थी उसकी ईमेल पे इंस्ट्रक्शंस आती थी? बिल्कुल, ना सिर्फ ताहिर नकवी, बाकी जितने भी इनके मैनेजर्स थे वो बिल्कुल थ्रू ईमेल इंस्ट्रक्शंस करते थे। और सलमान शहबाज खुद इस तमाम काम की ना सिर्फ निगरानी करता था बल्कि खुद ही अपने कैश बॉयज़ को एट टाइम्स कैश भी हैंड ओवर करता था। तो वो खुद से सारे इस पूरे सिस्टम की, जिस तरह से माफिया का सिस्टम होता है